वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पोड़ैयाहाट में पूर्व विधायक प्रशांत कुमार मंडल के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने विधानसभा परिसर में दिवंगत प्रशांत कुमार के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत प्रशांत कुमार की धर्मपत्नी ममता देवी और पुत्र शिवम स्नेही और शुभम स्नेही से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन अत्यंत दुखद है। लोगों के बीच रहकर उनके दुख दर्द और परेशानियों को दूर करना उनकी हमेशा से ही विशेष प्राथमिकता रहती थी। मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। और रांची में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आदित्य साहू ने नामांकन दाखिल किया। विधानसभा के प्रभारी सचिव और राज्यसभा चुनाव के लिए निर्वाची पदाधिकारी जावेद हैदर के समक्ष उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवीर दास और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। आदित्य साहू ने 3 सेट में नामांकन किया। पहले सेट में प्रथम प्रस्तावक बाबूलाल मरांडी, दूसरे सेट में प्रथम प्रस्तावक सुदेश महतो और तीसरे सेट में प्रथम प्रस्तावक नीलकंठ सिंह मुंडा बने हैं। आदित्य साहू के नामांकन में बीजेपी विधायक नीरा यादव, भानु प्रताप शाही और इंद्रजीत महतो को छोड़ 25 विधायक प्रस्तावक बने हैं। नीरा यादव और भानु प्रताप शाही निजी कार्यों से राज्य से बाहर है और उन्होंने पार्टी को इसकी सूचना पहले से ही दे दी थी। और वहीं इंद्रजीत महतो लंबे समय से बीमार हैं और हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में बीजेपी प्रत्याशी आदित्य साहू ने पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए, एक केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राजू का प्यार है कि उन्होंने बहुत ही बड़ा दिल दिखाते हुए एनडीए गठबंधन ने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, जो कि अभी मैं गांव में रहता हूं, गांव से आता हूं, एक बूथ से लेकर के प्रदेश का महामंत्री तक का जिम्मेवारी हमें लोगों ने दिया है बीजेपी में। और फिर विश्वास करते हुए मुझे जैसे साधारण परिवार से आए हुए साधारण कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से आशू से हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, उनके नेताओं से संबंध रहे। तो एनडीए का निर्णय है बीजेपी आशू का, उसका परिणाम आपके सामने है कि एक प्रत्याशी उतारा गया है सर्वसम्मति से। और रांची में राज्यसभा चुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी महुआ मांझी ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 3 सेट पर नामांकन दाखिल किया। महुआ के नामांकन में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई। कांग्रेस का कोई भी विधायक प्रस्तावक नहीं बना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो के विधायकों के साथ महुआ मांझी रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। नामांकन के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्टीफन मरांडी, सरफराज अहमद और राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित थे। महुआ मांझी ने प्रभारी सचिव और निर्वाची पदाधिकारी जावेद हैदर के समक्ष नामांकन दाखिल किया। और इस दौरान जेएमएम राज्यसभा प्रत्याशी महुआ मांझी ने प्रत्याशी चुने जाने पर पार्टी का आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही जीत के प्रति आश्वस्त नजर आई। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी विश्वम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, पार्टी के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण को, तमाम माननीय विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण और एक कार्यकर्ता को कि उन सबों ने मुझ पर भरोसा किया। और पिछले कई सालों से जो मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, उसे देखते हुए मुझे वहाँ पर भेजने का निर्णय लिया गया राज्यसभा में। तो निश्चित रूप से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। और वहीं गुमला में संपन्न हुए दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव का मतगणना बसिया और चैनपुर अनुमंडल में हुआ, जिसके लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता व्यवस्था भी की गई थी। वहीं जिले के डीसी और एसपी ने कहा कि बेहतर व्यवस्था में काम किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का माकूल इंतजाम था। सीआरपीएफ, जेजे और जिला पुलिस की टीम ने बढ़िया से काम किया है। चारों चुनाव हमने चारों को सीधे से बढ़िया से करवाया, किसी तरह का वायलेंस नहीं है। अभी मतगणना की प्रक्रिया चल रही है, सभी अच्छे से हो रहा है। सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। और आप लोग के माध्यम से मैं जन से अपील करूँगा कि जब जीत जाने की खुशी में अपने रिस्ट्रिक्शंस को रखें, किसी तरह का इधर उधर जो अफवाह आती है उस पर ध्यान नहीं दें और अपनी खुशी अपने घर तक रखें। मंडल के जो हमारे यहाँ जितने भी 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंडों के
बूथ संख्या के हिसाब से हम लोगों ने प्रत्येक प्रखंड के लिए 2 मतगणना केंद्र बनाया है और वो दोनों मतगणना केंद्र की गतिविधियों को देखने से लोगों के सहयोग, लोगों के बिहेवियर को देखकर ये लग रहा है कि चीज़ें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, नियम संगत तरीके से यहाँ हो रहा है और मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि शाम होने के पहले सभी को उनके बेस्ट पॉसिबल तरीके से उनको सेटिस्फाइड करते हुए काउंटिंग की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए और ये हम संपन्न कर सकते हैं कि यहाँ की पूरी प्रक्रिया को हम लोगों ने सफलतापूर्वक क्लोज कर डाला है। और गुमला के दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता डॉक्टर अरुण उरांव ने घाघरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले दिनों में बीजेपी एसटी मोर्चा के रांची के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। और वहीं उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से लोगों का आगमन होगा। और वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के पिछड़े वर्ग का विकास करना चाहती है। देखिए 5 जून को रांची के मोराबादी मैदान में 11 बजे से जनजातीय रैली का आयोजन किया गया है उत्सव भगवान के नाम पर और उस रैली को संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी संबोधन करेंगे इस रैली को और इस रैली में बढ़ चढ़कर आदिवासी मूलवासी तमाम जितने इस इलाके के हमारे कार्यकर्ता हैं उनको आमंत्रित किया गया है। और गुमला में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीसीएलआर कार्यालय में घूस लेते हुए 2 महिला कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची से पहुंची एसीबी की टीम ने गुमला डीसीएलआर कार्यालय की 2 महिला कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और दोनों को अपने साथ ले गई, जहां नियंत्रण कक्ष में उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद रांची लेकर रवाना हो गई। इस कार्रवाई से जिले के सभी कार्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने ये कार्रवाई की है। और वहीं देवघर के मोहनपुर थाना अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिरसा ब्रांच से 5 अज्ञात अपराधियों ने कुल 16,12,000 रुपए की डकैती को अंजाम दिया है। देवघर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि सभी अपराधी हथियारबंद था और सभी लोग 2 बाइक से आए थे। बताया जा रहा है कि कैश वैन के कैश देते के बाद से ही घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसके लिए मौके पर पुलिस अधीक्षक एसडीपीओ और मोहनपुर थाना की पुलिस पहुंची। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उसमें 16,12,000 के लगभग एक लूट की घटना हुई। बैंक के अंदर घुस के 2 बाइक पे सवार लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है और ये घटना कैश वैन के द्वारा कैश डिलीवरी के जस्ट बाद में पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। लोग जल्दी ही लुटेरों को पकड़ेंगे। और धनबाद में कतुरास थाने के अंतर्गत रानी बाजार मोहल्ले में बीती रात अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। रानी बाजार निवासी दवा व्यवसायी उमाशंकर सिंह के घर में घुसकर अपराधियों ने डकैती की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 5 की संख्या में आए अपराधी घर में छत के रास्ते दाखिल होकर हथियार के बल पर बंधक बनाया गया और उनके साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। साथ ही लगभग 43,000 रुपए लेकर उड़ गए। घटना के ये वक्त भुक्तभोगी उमाशंकर सिंह घर में अकेले थे। फिलहाल घटना की सूचना पर कतुरास पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और वहीं लातेहार में उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार चंदवा पहुंचे। बीराटोली रेलवे साइडिंग का स्थलीय निरीक्षण किया और निरीक्षण के क्रम में स्थल पर बालू का भंडारण नहीं पाया, लेकिन बालू भंडारण और परिवहन के साक्ष्य नजर आए, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए चंदवा थाना में भूमि मालिक और अज्ञात लोगों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करवाई। जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चंदवा थाना क्षेत्र के बीजाटोली रेलवे साइडिंग के पास अवैध बालू का भंडारण किया जा रहा है, जिस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए चंदवा थाना पुलिस आशुतोष कुमार और पुलिस बल के साथ स्थायी जांच की और वही बालू का भंडारण नहीं मिला, लेकिन स्थल पर बालू भंडारण और
परिवहन के साक्ष्य मिले। उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध खनन, भंडारण और परिवहन नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बाढ़ के पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए भागलपुर जिला के नवगछिया पहुंचे, जहां उन्होंने जानवी चौक से इस्लामपुर तक बन रहे 9 किलोमीटर बांध का निरीक्षण भी किया और मीडिया से बातचीत करते हुए जल संसाधन मंत्री ने कहा कि काम की गुणवत्ता ठीक है। मौके पर उन्होंने निरीक्षण के दौरान गोपालपुर से इस्लामपुर बिंद टोला में बांध पर चल रहे काम की गति धीमी देखकर काम कर रही कंपनी पर एफआईआर करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया है और मंत्री ने कहा कि 15 जून तक अगर काम पूरा नहीं होता है तो कंपनी पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कंपनी के ठेकेदार को मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी इस कंपनी के काम को ब्लैक लिस्टेड किया गया है और जब कंपनी को काम ठीक से नहीं करना होता है तो वो काम क्यों लेती है। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान आम लोगों से भी अपील की है कि बांध के ऊपर खरपतवार नहीं रखे, नहीं तो इसके कारण जानवर बांध काट सकते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं जहाँ जहाँ हमारा एंटी इरोजन का काम, कटाव निरोधक काम चल रहा है, उसको देख रहे हैं। यहाँ भी एंटी फ्लड स्लुइस आप लोग देख रहे हैं कि इसमें गेट लग जाएगा और 15 जून तक ये फंक्शनल हो जाएगा। ये जाने में भी ये रोड लगभग पूरा हो गया। जो एक कटाव था 15 जून तक वो रेडी हो जाएगा, तो ये भी एक ऑल्टरनेट रूट बन जाएगा। और अभी हम लोग जा करके पूरा एक रिव्यू कर रहे हैं पूरे इस एरिया का, तो संतोषप्रद है। और बाढ़ से पहले जो हर एक जोन में जाता है उसी में आज हम लोग भागलपुर आए हैं पूरा रिव्यू करने। और डीआरसीसी सुपौल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने हेतु जिला स्तर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिमला से 13 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण किया गया, जिसका लाइव वेबकास्टिंग कार्यक्रम के माध्यम से डीआरसीसी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और अन्य केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ से संबंध में लाभुकों की ओर से सीधा संवाद प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज बबलू शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कितनी कठिनाई होती थी जब उनके पास शौचालय नहीं था, कितनी कठिनाई होती थी जब उनके पास गैस का नहीं था, कितना कठिनाई होता था किसानों को जब उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा था, किस तरह से जीवन कष्टमय था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मात्र 8 साल में जिस तरह से पूरे देश का दिशा और दशा बदलने का काम किया, पूरा देश का तस्वीर बदलने का काम किया है, हम समझते हैं आज के दिन हम उनका जितना भी तारीफ करें वो कम पड़ेगा, वो बहुत ही कम होगा। औरंगाबाद की शुभ्रा ने यूपीएससी की परीक्षा में 197वीं रैंक लाकर न सिर्फ अपने मां पिता का बल्कि औरंगाबाद जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। वहीं शुभ्रा के पिता एक किसान हैं और उनकी मां एक गृहिणी है। बावजूद अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी है और वहीं शुभ्रा ने भी इसका मान रखा है और पहली बार नहीं, शुभ्रा ने दूसरी बार भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर ये साबित कर दिखाया है कि कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति यदि दृढ़ हो तो संसाधनों की कमी सफलता की राह में कभी भी बाधा नहीं बनती है। योगदान की जहाँ तक की बात है तो इसके पितामह और नाना दोनों शिक्षाविद रहे। इसके बाबा स्वर्गीय रामचंद्र शर्मा, वो अपने ज़माने का एमए थे, 1960 में उन्होंने एमए किया और शिक्षा के प्रति उनकी काफ़ी रुझान रही। वो अपने सारे घर को शिक्षित किया। उनके 2 भाई इंजीनियर हुए, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया और पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से किया और आज पोती वगैरह भी कर रही है। एक भाई है चचेरा, वो भी IRTS करके है, आपको यहाँ है कहाँ बड़का खाना में है। तो ये सब हमारे घर का रहा है। बाबूजी का श्रेय विशेष रूप से रहा है रामचंद्र शर्मा का, और उसके बाद एक परंपरा चली, सबको ही शिक्षा में रहे और शिक्षा तो हमारे यहाँ है।
ये बच्ची की जहाँ तक की बात है तो इसकी पढ़ाई घर में ही हुई, मेरे साथ हुई। मैं शिक्षक था शुरुआती दौर में और यहाँ BL इंडी स्कूल चलाया और यहीं पर उसको साथ रख करके पढ़ाता था। और मधुबनी के मधेपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा हाथों में लिए मधेपुर के अंचल अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन और विरोध मार्च निकाला। वहीं पूरा प्रखंड क्षेत्र कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के जज्बाती नारों से गूंज उठा। और वहीं विरोध मार्च निकालने के बाद से मधेपुर प्रखंड परिसर में एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिला सचिव राम नारायण यादव ने मधेपुर के अंचल अधिकारी को काम के प्रति काफी लापरवाह बताते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आपको 5 जनवरी 2021 को भी ये जो आज डिमांड है, इसमें से अधिकांश डिमांड उसमें भी था, लेकिन अंचल अधिकारी हमारा मांग पत्र उस दिन रिसीव किए थे और इन्होंने वादा किया था कि जो हमारे स्तर का मांग है उस मांग पर हम तत्क्षण कार्रवाई करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 31 मई 2022 है, लेकिन आज तक अंचल अधिकारी मधेपुर ने एक भी मांग को पूरा नहीं किया। और वहीं अररिया के खवासपुर के रहने वाले शानू ने दूसरे प्रयास पे यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर लिया है। शानू ने परीक्षा में 505वां रैंक हासिल किया है और शानू की इस उपलब्धि के बाद से उसके घर में खुशी का माहौल है और शानू के माता पिता को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। साथ ही शानू के माता पिता भी हर आने जाने वाले को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें, कुमार शानू की शुरुआती पढ़ाई अररिया जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई और 2009 में मैट्रिक उत्तीर्ण होने के बाद से 2021 में मिथिला पब्लिक स्कूल से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हुई और 2012 में आईआईटी दिल्ली क्वालिफाई के बाद से 2012 से 2016 सत्र में बीटेक और 2017 में एमटेक पास किया। कुमार शानू को बीटेक के बाद से ही जॉब का ऑफर मिलने लगा, लेकिन यूपीएससी को लक्ष्य बनाते हुए दिल्ली में ही रहकर तैयारी में जुट गए और 8 घंटे तक रोजाना सेल्फ स्टडी के बदौलत दूसरे प्रयास में लक्ष्य को हासिल कर लिया। पहली बार में पीटी निकलने के बाद से मेंस में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था और बावजूद इसके हार नहीं मानते हुए शानू ने बिना कोचिंग के ही सेल्फ स्टडी से ये उपलब्धि हासिल की। इसको बहुत महत्वपूर्ण इसको मान के हम लोग चल रहे हैं। ऐसा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आईएएस निकालना बहुत मुश्किल हम लोग समझते हैं और ये जो लड़का कुमार शानू है वो होनहार बीरवान के होद सीखने पर वो शुरू से लग रहा था। आईएएस तो बनना ही था, ये लोग हम भविष्यवाणी हम लोग किए हुए थे कि उनको आईएएस बनना है। आईएएस बनने में विलम्ब हुआ, उसको तो फर्स्ट चांस में हो जाना चाहिए। इनके पापा आपके गांव में शिक्षक थे? इनके पापा मेरे गांव में शिक्षक थे और मेरे मित्र हैं, परम मित्र में से आते हैं और बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। सब गुरुजन का आशीर्वाद, परिवार के बड़े लोगों का आशीर्वाद, उसके बड़े पापा का आशीर्वाद, बड़ी मम्मी का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद उसके साथ था और पूरा लगन और निष्ठा से उसमें लगा रहा कि यूपीएससी हमको कंप्लीट करना है। तो बहुत मेहनत किया और सफलता प्राप्त किया। हम लोगों को, सबको, पूरे परिवार को, बाकी गांव वालों को, सबको उन पे नाज है, भी गर्व है कि हमारे गांव से एक लड़का यूपीएससी निकाला। बहुत बड़ी बात है, अच्छा लग रहा है हम लोगों का। सबका खुशी बयान नहीं किया जा सकता। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।